हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपना पिछला वीडियो क्लास 10th का रियल नंबर पार्ट 1 लाया था और आज ये मैं दूसरा वीडियो उसी चैप्टर का बना रहा हूँ और उम्मीद है कि उसमें जितने भी बचे हुए पॉइंट्स थे मैं इस चैप्टर में क्लियर कर लूँगा। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, इस बार 90 पार। बिल्कुल आपका साथ और मेरा सहयोग रहा तो हम लोग इस लक्ष्य को भी पार करेंगे ही। कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स ऑफिशियल पर। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप लोगों को आज बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे इस लेसन से रिलेटेड, मैं उस सब के सब क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। जैसा कि एल्गोरिदम, पहले इन सभी बिंदुओं को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के जितने भी इसमें से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बन सकेंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है तो इसे हम समझ लेते हैं। यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि है। इसकी खोज या इसका नामकरण की बात करें तो एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। इन्हीं के नामों से एल्गोरिदम नाम लिया गया था। अब आगे की बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो आप लोगों को पता होगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b जब दी गई होती है तो यहाँ एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त q और r होती है जो इस रूप में लिखी जा सकती है, जैसे a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो होता है शेषफल को दर्शाता है और शेषफल a जो होता है, आप लोग जैसे कि बचपन में भाग सीखे होंगे, तो जब आप भाग कर रहे होंगे तो जो हमारा भाजक होता है और यहाँ बीच का जो होता है वो भाज्य होता है और इसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो हमारा आता है उसे शेष या शेषफल कहा जाता है। तो इसी को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे q से और इसे r से। तो इसी चीज को हम लोगों ने ऐसा लिखा, चूंकि आप लोग एक सूत्र भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और बिल्कुल यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, a बराबर bq प्लस r जो कि हमारा शेष है, b हमारा भागफल है और भाजक है और q हमारा भागफल हो जाता है। तो शेष कभी भी हमारा भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर भाजक यहाँ पे शेष कभी भी हमारा भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है, अर्थात अगर शेष बचना होगा तो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा हो सकता है, परंतु भाजक से कम ही होगा, अर्थात भाग करने वाला b से कम ही इसका मान होगा शेष का। यही बात हमें बस ध्यान में रखनी है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r क्या होगा, r 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा है। चलिए अब आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या चीज है, तो यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF अर्थात मौसा ज्ञात करने की एक तकनीक या विधि है। ठीक है, ये है एल्गोरिदम और ऊपर में था प्रमेय, है ना, विभाजन प्रमेय। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस है, एक HCF ज्ञात करने का टेक्निक्स है और ये ऑलरेडी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे हम उसे इस कंडीशन में ला सकते हैं। तो इसे हम मतलब ये दो दिए गए संख्याओं का ये एक फॉर्मेशन है, एक रूप है, और यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का ये तकनीक है। हालांकि इस तकनीक के मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम आगे इसके HCF भी ज्ञात करेंगे, अर्थात इसी टेक्निक्स का हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या से सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी भाग लगती हो, जैसे कि 6 की बात करें तो 6
1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं भी इसे भाग करिए तो ये भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख देना ही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाएगा। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं जैसे 12 की, ठीक है। 12 हमारा एक भाज्य संख्या है। अब 12 को आप तोड़ेंगे 2 के टेबल से, 2 के पहाड़ा से, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से ये लगेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ आप इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप छोटे वाले को लिखेंगे 1, इसके बाद 2, फिर 2, क्योंकि 2 बार 2 आया है, इसके बाद 3। अब जब इसे पावर के रूप में आप लिखते हैं तो 2 का पावर 3, चूंकि 2 बार है ये, और उसके बाद 3 और इसके पहले 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया 12 का। और यही गुणनखंड, यही रूप हमारा क्या कहलाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, है ना, और करेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखेंगे मौसा और लसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, लसा कैसे ज्ञात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 मेथड है जो आपको, पहला मेथड तो आता ही होगा भाग विधि। पहली विधि की हम बात कर लेते हैं। पहला है हमारा भाग विधि, इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, मौसा निकालते वक्त, लसा निकालते वक्त। तो भाग विधि से अभी हम देख लेते हैं मौसा को भी लसा को भी। तो जैसे कि आप भाग विधि से क्या करते होंगे, आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जब भाग देते होंगे तो यहाँ पे आप एक बार में जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से शेषफल बच जाएगा 6, और यहाँ पे 1, और ये 3 बार में। तो जो आपका शेषफल 0 कर दे, अर्थात 6 यहाँ पे शेषफल 0 ला दिया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि 18 और 24 का जो मौसा हुआ वो 6 हो गया। ये एक भाग विधि था, और भाग विधि से आप इसके भी मौसा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये हमारा मौसा होगा। भाग विधि से लसा की अगर बात करें तो 18 और 24 का आप इस तरीके से ऐसा पहाड़ा या ऐसा टेबल का आप चुनाव करते थे जिस टेबल में ये दोनों ही आए, और इसकी शुरुआत हम 2 से करते थे। चलिए 2 छक 18, 2 बड़े 24, फिर 2 से लगा दिए, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 3 से अब इसके बाद लगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसे गुना कर देते हैं आप, 2 गुने 2 गुने 3, सॉरी पहले से भी छोटे नंबर को लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 की कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 छक्का 12, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2 9 18, 2 बड़े 24। अब इसके बाद 3 से लगना था इसे, 3 3 9, ठीक है, और 3 चौको 12, फिर 3 से 3 एकम 3, सॉरी 3 से अब नहीं लगना, 3 से यहाँ एक ही बार लगेगा, ठीक है। अब इसे आप गुना कर लेते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, तो 3 की 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। तो हमारे यहाँ पे भाग विधि से जो आ गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। यानी कि यहाँ पे आपने जो देखा ये 72 हमारा क्या होगा, ये अपना लसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही विधियां कौन सी थी, ये था आपका भाग विधि से मौसा और ये था भाग विधि से लसा। परंतु हमें इस विधि का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप 18 और 24 को इस तरह से लिख लें और 18 और 24 का गुणनखंड कर लें। ये 2 के टेबल से इसको आप तोड़ सकते हैं 9 बार में, जैसे 3 से, फिर यहाँ पे आपका हो गया 1, पहले छोटी संख्या को लिखेंगे 2,
उसके बाद 3 गुणे 3। अब इसे आप पावर के फॉर्म में भी चाहें तो लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, 3 यहाँ पे 2 बार है तो 3 का पावर 2। 24 को अगर आप लिखते हैं तो आप इसे तोड़ लें, 2 से 12, 6 और 3 से 1 बार भी, यानी कि कुल मिलाकर इसे आप लिख सकते हैं 1 गुणे 3 टाइम्स है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर 1 2 3, ओके, इंटू 3। अब बात यहाँ पहले हम मासा निकालने की कर ले। मासा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, महत्तम समकोणित, अर्थात ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर सके। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर देगी वही भाग करने वाली संख्या मासा होगी। अब जैसे मासा निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनफल होता है, इसमें से आपको जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या होगी, सब में जितनी भी अंक संख्याएं दी गई है उन सब में जो सबसे छोटी पावर वाली सभी में जो कॉमन संख्याएं होंगी उन्हें हम बाहर लेंगे। जैसे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें भी है, परंतु छोटी पावर तो इसका है, यहाँ पावर 1 है तो इसे आप बाहर निकाल लेंगे। ओके, 3 इसमें भी, इसमें भी है, परंतु छोटी पावर इसका, तो अब छोटी घात वाली इसे भी आप बाहर निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाता है 6, यानी कि यहाँ पे मासा आपका 6 है। लसा की बात करते हैं तो लसा में इसमें से सबसे बड़ी पावर को बाहर लेते हैं, बड़ी घात वाली संख्या, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, इसे आप ले लेंगे 2 का घात 3, 3 का घात 1 है, यहाँ पे 2 है तो आप उसे ले लेंगे 3 का घात 2। फाइनली जब आप इसे गुना करते हैं तो 3 का लिखते हैं 2 का पावर 3 अर्थात 8, 3 का पावर 2 मतलब 9, अब इसे गुना कर देंगे तो 72। लसा अपना हो गया 72 और मासा हो गया 6। इसी प्रकार से आप 36 54 के भी ज्ञात कर सकते हैं, और भी कई ऐसी संख्याएं हैं जिसके आप निकाल सकते हैं लसा मसा। तो कुल मिला के उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर फिर से बताएं, मैं स्पेशली इसके लिए बनाऊंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। उम्मीद है कि आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे और आगे बढ़ता हूँ। ओके गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे दो संख्याओं, जब दो संख्या a और b दी गई होती है तो उनके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, a गुने b बराबर लसा गुने मासा, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का लसा और मासा को गुना करने पे जो हमें प्राप्त होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात इसकी हम जरा एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे दो संख्या 18 और 24 दी गई हो और इसका मासा अगर हमें दिया गया हो, इसका मासा हो जाता है 6, तो लसा की बात की जाएगी कि लसा इसका कितना होगा। तो लसा निकालने के लिए, लसा ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं को गुना में रखें, और मासा चूंकि इधर गुना में है तो आप इसे भाग में इधर ले सकते हैं। अर्थात लसा बराबर अपना जो फॉर्मूला बना a गुना b, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बटा में आने वाला है मासा। तो दोनों ही संख्याएं आप रख सकते हैं 18 गुने 24, और मासा की बात की जाए तो 6। अब 6 से आप काट लिया 18 को 3 बार में, और 24 को 3 से जब आप गुना करेंगे तो लसा इसका 72 मिलता है। इसी तरीके से आपको कोई भी इसमें से, चूंकि यहाँ पे 4 चीजें हैं, पहली तो दो संख्याएं हैं और लसा और मासा है, इन चारों में से कोई भी 3 दी गई होगी और एक मिसिंग होगा जिसे आपको ज्ञात करना होगा, तो आपको इन्हीं फार्मूला के आधार पर या इन्हीं फार्मूला की मदद से जो 3 संख्याएं होंगी उन्हें सेव करके चौथी संख्या को आप निकाल सकते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे जो परिमेय संख्या के रूप में किसी संख्या को जब दिया गया हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे लाना है p/q के फॉर्म में लाना है, यहाँ जितनी भी संख्याएं दी गई है उन्हें हम p/q के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है जिसपे कोई तरह का ऊपर में कोई लकीर या चिन्ह नहीं है, जिसे आप ऊपर में जो चिन्ह होता है उसे आप रेकरिंग या बार कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ऐसा कोई भी लकीर या चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल संख्या है, और इसे चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0.115 को
आप एज इट इज जितनी भी संख्या है इसे दशमलव हटाकर आप लिखें। तो 0 चूंकि स्टार्टिंग में है तो 0 का कोई वैल्यू भी होता नहीं है, तो आप इसे जनरली हटा सकते हैं। और यहाँ पे 1 चूंकि डेसिमल के लिए 1, इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उसके लिए आप उतना 0 बैठा सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे p/q के रूप में लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उसे आप p/q में लिखना चाहें तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की चीजें आपको समझनी होगी। तो इसका सिंपल सी बात है, इसका p/q कितना हो गया 115, इसके बाद 3 डिजिट तो 3 0। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये वाला टफ वाला आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर आप इसे आप आसानी से कर पाएंगे। इसका लॉजिक ये है कि डेसिमल के बाद जितनी आप संख्याएं देख रहे हैं उन संख्याओं में सबसे पहले जिनके ऊपर ये लाइनिंग दी गई है अर्थात जो रेकरिंग है उसके लिए आप उतना 9 लिख दें, अर्थात 2 संख्याओं के ऊपर है तो 2 9 लिख दें। और दशमलव के पहले में ही जितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग ना हो उतना आप 0 लगा दें। और फाइनली ऊपर में आपको क्या करना है, ये जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव छोड़कर 5 2 3 4 इसमें से आप माइनस कर लें जिनके ऊपर रेकरिंग ना दी गई हो अर्थात 52 को। तो जब आप माइनस करते हैं तो इसके लिए 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 13 में से 5 गया 8, ये बचता है आपका 1 और यहाँ पे 5 और नीचे में बात करें तो 9 9 0। फाइनली ये p/q के रूप में आ चुका है। और अब आप इसकी बात करें या इसकी बात करें तो चलिए सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका 1 6 माइनस का 1 चूंकि इस पे रेकरिंग नहीं है, और नीचे में एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 9 और एक पे नहीं है तो इसके बदले में 0, और ये 0 हमेशा डेसिमल के पहले वाला में ही देखना है, बाद वाले में नहीं। तो फाइनली यहाँ पे 15/19, ये चूंकि कट के छोटा रूप भी इसका हो सकता है, आपकी मर्जी, काटना चाहे तो आप काट सकते हैं अर्थात नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी फाइनली कितना हो जाएगा 247, इसमें से माइनस आप कर लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे निकाल के बनाते हैं। यहाँ पे 247 इसमें से आप माइनस कर लें 2 को सिर्फ, चूंकि 2 पे रेकरिंग नहीं है। और यहाँ पे आप नीचे में बात करते हैं तो 99, हाँ दशमलव के आगे ऐसी कोई संख्या नहीं बचती है जिसपे रेकरिंग ना दिया गया हो, मतलब दशमलव के बाद में। तो फाइनली इसका हो जाता है आपका 24 और ये 5/99। तो ये भी p/q के रूप में आ चुका है, ये भी और ये भी और ये भी। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिद्ध करने के लिए कुछ संख्याएं दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सिद्ध करें कि ये सभी जो दी गई संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है, और अथवा आपको इस तरह की संख्याएं भी दी जा सकती है कि इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन सबसे पहले आप इस तरह की संख्याएं देखते हैं जो सिंगल रूप से अपरिमेय तो है ही, और इन्हें सिद्ध कैसे करते हैं इसको पहले सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें से, क्योंकि सबको आप एक ही रूल से बना सकते हैं तो उसके लिए हम किसी एक संख्या को पहले सिद्ध करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले √2 की बात कर लें, तो इससे आप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि √2 क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हमें इसका जस्ट उल्टा मानना होता है, इसके विपरीत मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि जब ये परिमेय संख्या हमने कहा इसे, तो आप इसे √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं या इसके इक्वल में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे एक चीज और बताएंगे p/q के विषय में, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है एवं एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इतना के बाद आपको इसके बाद के स्टेप में आपको इसे दोनों तरफ से स्क्वायर करने होंगे, अर्थात
जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि दोनों तरफ से दोनों ओर वर्ग करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप एक क्यूब को आप इसके 2 के साथ दे सकते हैं, तो 2q इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि ये हमारा p स्क्वायर और q, चूंकि यहाँ पे पूर्णांक था ये और यहाँ एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो यहाँ पे ये भिन्न बना और ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है। आप इसे सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई क्यू इज इक्वल टू 2q, अर्थात यहाँ पे इधर का पोर्शन हमारा भिन्न बनता है और इधर दोनों ही पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक ही होगा। तो पूर्णांक और भिन्न का रिजल्ट कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, जो असंभव है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गई हमारा इसकी जांच, इसका प्रूफ। आगे की ऐसी ही संख्या √3, √5, √7, √11 और भी इस तरह के जो अपरिमेय संख्या दी जाएगी, जो अकेला सिंगल रूट में हो, तो उसे आप इस तरीके से, इस लॉजिक से या इस मेथड से आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह की जो संख्याएं दी जाती है उसे हम कैसे सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या। ओके गाइस, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसे जो संख्याएं दी गई होती है जो अपरिमेय संख्या है, परंतु ये अकेली संख्याएं नहीं होती है, और इन्हें हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक अपनाएंगे और उसी टेक्निक से लगभग सभी संख्याएं इस तरह की जो दी गई होंगी उन्हें हम सिद्ध कर सकेंगे कि ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या उसे हम मान लेंगे, माना कि 7 + √3 एक परिमेय संख्या ए है। माना कि 7 + √3 एक परिमेय संख्या ए है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 + √3 ए के बराबर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो परिमेय संख्या है, देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब, इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये और ये दोनों ही एक ऐसी परिमेय संख्या जो आपस में समान है, बराबर है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा 7 + √3 इज इक्वल टू ए। लेकिन एक्चुअल में 7 और ए दोनों ही परिमेय संख्या है। तो आप जब सभी परिमेय संख्या को जब एक तरफ लेते हैं तो ये -7 और इधर में √3, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं a - 7 इज इक्वल टू √3। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उन सभी परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं क्या है कि परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्या का अंतर बराबर आपको प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या जो असंभव है, जो ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय ही होता है, परंतु यहाँ परिमेय संख्याओं का अंतर हमें अपरिमेय प्राप्त हो रहा है, जो ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो असंभव है, अतः 7 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से और जितनी भी संख्याएं यहाँ पे दी गई है, 7 - √5, 3 - 3√5, इन सबको भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। बस करना कुछ नहीं है, इनके जगह पे आप सेम टू सेम यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं, यहाँ पे 3 - √5 यहाँ पे डालें। आप यहाँ पे जो भी आपका चर राशि होगा उसके जगह पे आप a, b, c जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं।
यहाँ मैं ए ही रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पे जब बदलाव करेंगे 3 माइनस का √5, हमेशा रूट वाले को हमें प्लस में लाना होगा। तो यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ पे इसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं प्लस में और इधर का 3। अब जब इसे आप उठाकर इधर लाएंगे तो 3 माइनस का a और यहाँ पे √5, यानी कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 माइनस a इज √5। यहाँ भी वही बात होगी, परिमेय संख्या का अंतर, चूंकि दोनों ही परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, अतः जो संख्या हमें दी गई है 3 माइनस √5 ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। इस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। फिर अगली जो संख्या दी गई है 3 माइनस का 3√5, तो इसे भी आप बता सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। वो कैसे? बहुत ही आसान है। आप इसके जगह पे 3 माइनस 3√5 आप डालते से, माना कि इतना एक परिमेय संख्या a है। हम मानते परिमेय संख्या इसलिए है कि हमारी कोशिश होती है कि ये परिमेय संख्या ही आए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है, जिस कारण से हम इसे बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे इसे भर दिया। 3 माइनस 3√5 एक परिमेय संख्या a है। अब इसके जगह पे जब हम चेंज करते हैं 3 माइनस 3√5 और यहाँ से जब आप रूट वाली की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सबसे पहले ये माइनस में, तो इसे ही हम उठा के उधर ले जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा इधर, यानी 3 माइनस a और इधर अपना हो जाएगा 3√5। अब इसे आप नीचे, चूंकि ये गुना में है तो ये भागा में आएगा, तो 3 माइनस a/3 इधर में √5, या इसी को आप लिख सकते हैं 3/3 माइनस a/3 इज इक्वल टू √5। इसे जब एक बट्टे के नीचे इस तरह की कोई संख्या दी गई हो तो ऊपर में जितने भी अंश होंगे उन सब के साथ हम इसे, लेकिन हमेशा ये प्लस या माइनस में ही ऐसा कंडीशन होता है, प्लस में या माइनस में हम इसे बांट सकते हैं। तो चूंकि माइनस में तो हमने समान हर देते हुए दोनों में बांट दिया, 3/3 a/3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, परंतु यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक अपरिमेय संख्या मिल रहा है। अतः यह संभव नहीं है, यह असंभव है। सो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे चेंज होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3√5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से और भी इस तरह की संख्याएं दी जा सकती है, तो उन्हें भी आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। ओके गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं कि इस तरह की चीजें जब सवाल आती है तो उसे हम कैसे करते हैं। एक विशेष प्रकार के प्रश्न है जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। आपको प्रश्न ये होगा कि दिखाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और भाग एल्गोरिदम से, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, भाग एल्गोरिदम, पिछले वीडियो नहीं, पिछले जो हमने सवालों में देखा था, a = bq + r, जहां r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा। जब आप b का मान 6 रखते हैं, b का मान जब आप 6 लेते हैं तो जो हमारा शेषफल होता है, चूंकि b मैंने बताया था वो भाजक होता है, तो जब आप भाग 6 से करते हैं तो जो शेषफल होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5, 6 से ऊपर या 6 नहीं हो सकता भाजक, शेषफल, क्योंकि अगर इतना होता है 6 या 6 से ज़्यादा होता है तो फिर से वो भाग लगेगा। तो अगर शेषफल अगर आना होगा तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। ओके, तो जब चूंकि हमें यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक लेने हैं, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक के लिए हमें विषम संख्याओं को ही लेनी होगी। हमें चूंकि विषम संख्या चूंकि हमें विषम पूर्णांकों को दर्शाने हैं, इसलिए r के मान क्या लेने होंगे, 1, 3 तथा 5। अब जैसे ही आप 1 डालते हैं तो हमारा जो a का जो रूप होगा 6³ + 1 के रूप का होगा, 6³ + 3 या 6³ + 5। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि और आप इसमें कुछ चाहते हैं विशेष तरीके से तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और थैंक यू।